कल तक हमने आवेश की विधियां, स्वर्णपत्र विद्युतरश्मि, इसके बारे में अध्ययन कर लिया था। आज नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा वो है आवेश की गुणधर्म, और इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा कूलॉम का नियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि आवेश के क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, तो आवेश के क्या क्या गुण है, तो मैंने यहाँ नोट किया। आवेश में पहला जो गुण होता है वो होता है योज्यता का गुणधर्म। दूसरा गुणधर्म जो है वो आवेश की निश्चितता। तीसरा है आवेश का संरक्षण, और फोर्थ है आवेश का क्वांटिटी। इसमें से अपना जो पहला टॉपिक है वो है योज्यता का गुणधर्म। योज्यता का गुण, योज्यता का गुण क्या है, तो इस गुण के अनुसार यदि किसी निकाय में बहुत सारे आवेश है तो उस कंडीशन में जितने भी आवेश है उन सबका अगर अपने को कुल आवेश निकालना है तो वो कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित जितने भी आवेश है उन सबका बीजगणितीय योग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, एक निकाय है, ठीक है, एक निकाय जिसके अंदर माना कि बहुत सारे आवेश हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। सपोज माना कि ये दोनों माइनस है और ये जो आवेश है वो आपके पॉजिटिव आवेश है। तो योज्यता का गुणधर्म ये कहता है कि अगर आपको इस निकाय में कुल आवेश कितना है निकालना है तो उसके लिए योज्यता का गुणधर्म कहता है कि इन सब को हमें क्या करना है, बीजगणितीय योग करना है। मतलब अगर अपन कुल आवेश निकालना चाहे तो इन सब को अपन बीजगणित का अर्थ होता है उन सबको इसके चिन्ह के साथ में अपन जोड़ेंगे। जैसे यहाँ आप देख रहे हो Q1 प्लस का है तो प्लस रहेगा, Q2 माइनस का है तो माइनस रहेगा, Q3 प्लस का है तो ये हो जाएगा प्लस, Q4 प्लस का है तो ये हो जाएगा आपका प्लस Q4, और Q5 माइनस का भी हो जाएगा Q5 माइनस। तो योज्यता का गुणधर्म ये कहता है कि किसी निकाय का कुल आवेश आपको निकालना है तो वह कुल आवेश जो होता है वो उस निकाय में उपस्थित समस्त आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। मतलब हमें उन आवेशों को उसके चिन्ह के साथ में जोड़ना है। अगर एग्जाम्पल के लिए इन सब का योग आपने किया और वो योग अगर करने पर जो शेष रहता है वो पॉजिटिव रहेगा तो उस बॉडी पर चार्ज क्या पॉजिटिव, और अगर शेष जो योग करने पर जो वैल्यू आई वो नेगेटिव क्या है तो उस पर आवेश क्या रहेगा, ऋणात्मक आवेश रहेगा। इसको अपन एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक निकाय जिसके अंदर +1 माइनस का 5 प्लस का 7 माइनस का 2 और ये इस निकाय में आवेश है। तो अगर मैं ये बोलूं कि इस निकाय में पूरा आवेश कितना होगा तो मुझे कुल आवेश निकालना है तो ये Q कितना हो जाएगा, +1 तो ये +1, इसके बाद माइनस का 5 -5 +7 -2 तो -2। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये पॉजिटिव चार्ज कितना है +1, ये +7 कितना हो जाएगा पॉजिटिव का तो +8, और ये -5 और -5 का मतलब माइनस की कितना हो जाएगी 7। इस प्रकार से अगर मैं इसको और सॉल्व करता हूं तो 8 - 7 कितना रहेगा पॉजिटिव का 1। इसका मतलब इस निकाय का कुल आवेश कितना आपका प्लस। ठीक है, इसकी जो लैंग्वेज जो अपन ने नोट्स में लिखी इसलिए आप उसको नोट्स से वही बेसिक पे यहाँ समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको योज्यता का गुणधर्म क्या वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसे आप नोट करें। नेक्स्ट अपना जो गुणधर्म है वो है आवेश की निश्चलता। आवेश की निश्चलता का अर्थ ये होता है कि आवेश जो होता है वो हमेशा फिक्स रहता है। मतलब अगर कोई पदार्थ में वो एक जगह पर स्थिर है और उसको अगर मैं किसी निश्चित वेग से या त्वरित वेग से उसको मैं गति करवाता हूं तो उससे
उसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये आपका आवेश की स्थिरता या निश्चितता बोलते हैं इसको, आवेश की निश्चलता मतलब आवेश जो है वो किसी वस्तु पर अगर आवेश है तो वो विरामावस्था में हो चाहे वो गतिशील अवस्था में, तो उसको आवेश या वस्तु को अपन अगर गति करवाते हैं तो उससे उस वस्तु के वेग आवेश में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब ये कह सकते हैं अपन कि अगर अपन कोई वस्तु विरामावस्था में Q विरामावस्था में और Q गतिशील अवस्था में, मतलब अगर वस्तु गति करती है तब भी उस पर आवेश की मात्रा वही रहती जो पहले थी। मतलब आवेश जो है वो वेग पर निर्भर नहीं करता है, ये विरामावस्था में जितना आवेश है वस्तु पर उतना ही आवेश उसकी गतिशील अवस्था में रहेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं अपन आवेश की निश्चितता। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना तीसरा जो गुणधर्म है वो है आवेश का संरक्षण। ठीक है, तीसरा गुणधर्म है अपना आवेश का संरक्षण। ठीक है, देखो नाम से स्पष्ट है, पहले आपने छोटी क्लास में ऊर्जा का संरक्षण पढ़ा होगा कि अगर कोई ऊर्जा जो है वो अपन उत्पन्न भी नहीं कर सकते हैं और वो नष्ट भी नहीं होती है, उसको अपन सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी अपन बात करें आवेश के संरक्षण की, तो आवेश भी हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। आवेश भी हमेशा न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि आवेश, जैसे अपन ने पढ़ा है पहले कि अगर अपन ने कांच की छड़ को अपन ने रेशम के कपड़े से रगड़ा था, ये कांच की छड़ है, उसको अपन ने रेशम के कपड़े से घर्षण करवाया था, तो हमने देखा था कि इस वस्तु पर कांच की छड़ पर कौन सा आवेश आया था आपका, पॉजिटिव आवेश, और इस पर कौन सा आवेश आया था आपका, नेगेटिव आवेश। तो अपन ये कह सकते हैं कि कांच की छड़ पर जितना पॉजिटिव आवेश आया, अगर कांच की छड़ पर +4 आवेश है तो रेशम कपड़े में कितना आवेश आएगा, -4। इसका मतलब कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन कहां गए थे, रेशम के कपड़े पर। ठीक है, इसके अलावा अपन ने इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पढ़ा था कि अगर एक वस्तु है, इस बॉडी ए पर 3 पॉजिटिव है और 3 माना कि नेगेटिव है, और इस बॉडी बी पर 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव। तो हमने पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी जो है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो वो हमेशा क्या बनती है, धनावेशित, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी वो क्या बनती है, ऋणावेशित। तो हमने कहा था कि जितना इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया उतना इसमें कितना आएगा, +4, और जितने इलेक्ट्रॉन से ग्रहण किए उतना इसमें क्या आएगा, -4। तो अगर मैं कुल आवेश की बात करूं तो कुल आवेश क्या हो जाएगा, हमेशा 0। मतलब आवेश न तो उत्पन्न होता है न ही नष्ट होता है। मतलब आवेश सिर्फ अपन स्थानांतरित कर सकते हैं एक वस्तु से दूसरी वस्तु में। ठीक है, ये होता है आपका आवेश का संरक्षण। मतलब आवेश को आप न तो उत्पन्न कर सकते हो न ही नष्ट कर सकते हो, या ये कह सकते हैं कि आवेश हमेशा युग्म में उत्पन्न होता है, जितना आवेश इसमें पॉजिटिव होगा उतना ही आवेश इस पर नेगेटिव उत्पन्न होगा। ठीक है, ये अपना आवेश का संरक्षण। अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो रहेगा आवेश का क्वांटीकरण, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान से समझिए। नेक्स्ट अपना 4th जो गुणधर्म है वो है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, देखिए
आवेश जो है वो सतत रूप से एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर नहीं होता है। आवेश जो है वो विविक्त रूप से, मतलब एक फिक्स न्यूनतम वैल्यू है, उस न्यूनतम वैल्यू ही ट्रांसफर होती है, मतलब उसके अपन टुकड़े नहीं कर सकते हैं, ना ही उस वैल्यू को अपन कम करके ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब अगर एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश जाता है तो विविक्त रूप में जाता है। विविक्त का मतलब होता है अपन बंडल के रूप में कह सकते हैं। तो एक निश्चित न्यूनतम मान जो होता है उस रूप में ही, उसके गुणज के रूप में ही आवेश हमेशा ट्रांसफर होता है, या इस वस्तु पर आवेश है तो वो भी उस न्यूनतम आवेश के गुणज के रूप में होता है। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि अगर कोई वस्तु जो है, ठीक है, अगर कोई वस्तु है, उस वस्तु पर अगर आवेश है, माना कि इस वस्तु पर +1 आवेश है और इस वस्तु पर -1 आवेश, ठीक है। तो आवेश का क्वांटीकरण का अर्थ होता है कि अगर इस वस्तु पर आवेश है तो वो या तो न्यूनतम जो मूल आवेश होता है, जिसको अपन यहाँ न्यूनतम वैल्यू को E से लिखते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर होता है। तो आवेश हमेशा या तो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा, या सांद्रित भी होता है तो मूल आवेश की पूर्ण गुणज के रूप में होता है। मतलब यहाँ अपना 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है उतना ही ट्रांसफर होगा, उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस पर आएगा, उतना नेगेटिव चार्ज इस पर आएगा। अगर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश इस बॉडी पर पॉजिटिव आया और 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर इस बॉडी पर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। इसका अर्थ कह सकते हैं अपन कि ये जो आवेश है वो किसी न्यूनतम मान का हमेशा क्या रहेगा, पूर्ण गुणज। मतलब ये कह सकते हैं अपन कि आवेश Q जो है वो एक न्यूनतम मान, जिसको अपन क्या लिखते हैं E के बराबर, उसका हमेशा क्या रहेगा, पूर्ण गुणज। मतलब आवेश न्यूनतम मान E का क्या होता है, पूर्ण गुणज, जिसको अपन मूल आवेश भी कह सकते हैं। अगर इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो चार्ज कौन सा था, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते कौन सा था, नेगेटिव। इसलिए अपन यहाँ प्लस और माइनस दोनों चिन्ह साथ में लेते हैं। अब यहाँ पर आपके E क्या है, तो ये E जो है वो क्या अपना इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और जिसका मान कितना होगा 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो ये हो जाएगा आपका E का मान। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि आवेश हमेशा मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में ट्रांसफर होता है। आवेश कभी भी E/2, E/3, E/7 इस रूप में ट्रांसफर नहीं होता है, और नहीं किसी वस्तु पर आवेश इस रूप में होता है। आवेश हमेशा मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में ही होता है। यहाँ n की वैल्यू को 1, 2, 3 इस प्रकार से लेनी है। n की वैल्यू 1, 2, 3 डॉट डॉट। क्लियर? इसको बोलते हैं अपन आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, आवेश के क्वांटीकरण फॉर्मूले पर सवाल बनते हैं जो कि एग्जाम में पूछते भी हैं। तो अपन इसका एक क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लेते हैं, जो कि आपकी बुक का एग्जांपल नंबर 1, जो कि आपकी बुक का एग्जांपल नंबर 1 है, जो कि इस टेस्ट पर इसे अपन कर लेते हैं। बुक का एग्जांपल नंबर 1 1.1। अगर किसी वस्तु पर, एग्जांपल नंबर 1 है आपका, अगर किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश है तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। यानी कह सकते हैं कि 1 कूलम आवेश किसी बॉडी पर है तो वो कितना उसमें पॉजिटिव आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन त्याग किया ग्रहण किया। ठीक है, मतलब अपन ये कह सकते हैं कि 1 कूलम आवेश जो है, अगर किसी बॉडी पर 1 कूलम आवेश है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा या ग्रहण करेगा जिससे उस पर 1 कूलम आवेश आ जाए। मतलब अगर त्याग करेगा तो पॉजिटिव होगा और ग्रहण करेगा तो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं आवेश का क्वांटीकरण क्या है। आवेश का क्वांटीकरण Q बराबर क्या होता है कि प्लस माइनस n E। अब हमें यहाँ पर n निकालना है, तो n की वैल्यू अलग करने के लिए मैं यहाँ E जो है वो ट्रांसफर करूंगा तो कहाँ जाएगा, Q के डिवाइड में, तो n
बराबर क्या हो जाएगा, Q बाय E। कितना हो जाएगा, Q बाय E। और अगर हम यहाँ पर Q की वैल्यू आपको दे रखी थी 1 कूलम, तो ये हो जाएगा आपका 1, और E की वैल्यू कितनी होती है, अभी मैंने नोट करवाया था आपको 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, इसको हम आगे और सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा आपके दशमलव को हम यहाँ से हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 0, और ये हो जाएगा आपकी 10/16 × 10⁻19 को मैंने -19 को ऊपर ले लेते हैं, पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक सॉल्व करना आता है ठीक है, वरना आप इसमें से एक 10 को कम कर दो तो कितना हो जाएगा आपका 100/16, और ये 10 की पावर 1 कम करके कितना हो जाएगा 18। ठीक है, यहाँ से मैंने 10 को कम कर दिया, जिससे अगर आपको पॉइंट वाला डिवाइडेशन नहीं समझ आ रहा तो सीधे 100 में 16 का भाग भी दे सकते हो। जैसे यहाँ भाग देता हूँ मैं, तो 100 में 16 का भाग अगर आप देते हैं तो ये 5 और 6, 16 से कितना हो जाएगा 96, और इसके बाद 4 शेष रहा, फिर भाग में जाएगा तो 0, फिर 40 हो गया, 40 में 2, 16 का भाग कितने बन जाएगा 2 बार 32, तो कितना शेष रहा 8, और 8 शेष होने के बाद फिर से 0 लगाएंगे, कितना हो गया 80, तो 16 का भाग 80 में कितना जाएगा 5 बार, ये हो जाएगा 10⁻18। तो ये अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रही है, कितने इलेक्ट्रॉन का 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी, तब जाके उस पर +1 चार्ज आएगा। और अगर कोई बॉडी इतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है तो इस पर कितना चार्ज होगा -1। ठीक है, तो एक कूलम चार्ज जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है 6.25 × 10⁻18। ठीक है, ये हो गया अपना आवेश का क्वांटीकरण, और उस बेस पर अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सुना गया। और अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो रहेगा कूलम का नियम, इसका नोट कर लें। नेक्स्ट अपना कूलम का नियम। अगला पॉइंट कूलम का नियम। कूलम का नियम, ठीक है। अब देखिए, कूलम एक वैज्ञानिक का नाम है, और उन्होंने दो आवेश जो कि बिंदुवत होने चाहिए, और अगर वो स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में है तो उनके मध्य या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो वो कितना लगेगा, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आएगी, उसके लिए उन्होंने नियम दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर दो आवेश है, माना कि दो आवेश मान लेते हैं, एक आवेश हो गया आपका Q1 और एक आवेश हो गया अपना Q2, ये दो आवेश है, और ये जो दो आवेश है उनके बीच की जो दूरी है उस डिस्टेंस को अपन नाम देते हैं R डिस्टेंस। कितनी दूरी है अपनी R। ठीक है, माना कि दो बिंदु आवेश हैं जो कि स्थिर अवस्था में है अभी, और उन दोनों के बीच की दूरी को अपन अभी क्या नाम दिया है, R नाम दिया है। ठीक है, उनके बीच की दूरी R है। तो कूलम ने कहा कि इन दोनों के बीच जो भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि इन दोनों आवेशों के परिमाण कितने हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि उनके बीच में जो बल लग रहा है, इसको यहाँ कूलम बल कहते हैं, तो इस कूलम बल का जो मान है वो डिपेंड करेगा उन दोनों आवेशों के परिमाण कितने हैं, उनके परिमाणों के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती। मतलब अगर इन दोनों आवेशों के परिमाणों को मैं गुणा करूं तो गुणनफल का मान अगर बढ़ता है तो बल भी क्या होगा, बढ़ेगा, और गुणनफल का मान कम होता है तो बल भी क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा उन्होंने कहा कि ये इसके अलावा आवेश के परिमाणों के अलावा उनके बीच की दूरी कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है। उन्होंने ये कहा कि ये जो कूलम बल है उसका मान जो है
वो उनके बीच की दूरी मतलब r, बीच की दूरी r के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि अगर इनके बीच की दूरी r कम होती है तो बल क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर दूरी r बढ़ती है तो बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं बल व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो कूलम्ब का नियम क्या कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला बल दो बातों पर डिपेंड करता है। एक तो उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती, और दूसरा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, अब यहाँ अभी इसमें अपन ने कोई माध्यम नहीं रखा है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि अभी इसके बीच में क्या है, निर्वात है। निर्वात से तो मैं इस सूत्र को F नॉट के द्वारा शो करूंगा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों कंडीशन को एक साथ लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं F इज प्रोपोर्शनल टू mod of Q1 mod of Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। मतलब मैंने इन दोनों सिचुएशन को एक साथ में कंबाइंड फॉर्म में लिखूंगा तो मैं इसको कह सकता हूं कि निर्वात में जो स्थिर आवेश है, जो बिंदुवत है, उनके मध्य बल दोनों आवेशों के परिमाण गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और हम जानते हैं कि जब समानुपाती का चिन्ह भी आता है तो उसको अपन यहाँ से हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है, उस कांस्टेंट को मैं यहाँ k लिख रहा हूँ, k हो जाएगा Q1 और Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पर k क्या है, नियतांक है, k स्थिरांक है, यहाँ k स्थिरांक है, और इसका जो मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको अपन इस प्रकार से लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसके जो